हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट विद पूनम। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पेपर जो 17 अक्टूबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट में आया है। ये हमारी 13वीं नंबर की वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें डीआई दी गई है और डीआई में से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपनी डीआई में क्या पूछ रहा है कि दी गई तालिका के वर्ष 2014 से 2019 के दौरान अभियांत्रिकी के 5 विषयों यानी कि क्षेत्रों में साक्षात्कार आई के लिए उपस्थित हुए। 5 विषय दी गए जिसमें क्या है, आई तो है कि जो इंटरव्यू के लिए क्या है प्रेजेंट है वो, और दाखिला प्राप्त को क्या कहा गया है, ए कहा गया है। तो अभ्यर्थियों की संख्या से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। तालिका के अनुसार प्रश्न 1 से 5 तक आपको आंसर करने हैं। तो साक्षात्कार वालों को तो आई कहा गया है और जो जिनके दाखिले हुए हैं उनको ए बोला गया है। तो ये केमिकल में है, ये सिविल में है, ये आगे दिए गए हैं 5 और ये जो है वर्ष दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 6 वर्षों के दौरान एरोस्पेस और इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियर विषयों में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। तो एरोस्पेस और इलेक्ट्रिकल का आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं पहले। और पूछा क्या गया है कि उपस्थित हुए, साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। तो पहले एरोस्पेस के आपको, एरोस्पेस देखो कहाँ पे, ये रहा एरोस्पेस में इंटरव्यू के लिए ये, तो इन सब को आपको जोड़ना है। और दूसरा क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल कहाँ है, ये रहा इलेक्ट्रिकल। और इसमें भी क्या पूछा गया है कि साक्षात्कार में उपस्थित कितने हुए, तो ये उपस्थित होने वाले हैं। तो इन सब को आपको जोड़ना है। जब एरोस्पेस वालों को आप जोड़ोगे तो ये आएगा 7,737 और इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनका आएगा 7,403। अब इन दोनों का अंतर पूछा गया तो अंतर के लिए आपको क्या है, माइनस करना है इनको। तो माइनस आएगा, माइनस जब आप करोगे तो 334। चलिए देखते हैं 334 कहाँ पे। तो फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल इंजीनियरिंग विषय में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। 2015 की अपेक्षा आपको 2016 में पूछा गया है। और पूछा किसका गया है, सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले। तो चलिए देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग कहाँ है। सिविल इंजीनियरिंग ये रहा। इसमें क्या पूछा गया है कि 2015, देखो पहले 2015 ये रहा। इसमें दाखिला लेने वाले 1980 है, 1980 और 2016 में कितने हैं, 1815। अब आपको पता होना चाहिए कि अब इनकी वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2015 वालों में से 2016 को पहले क्या करना है, माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा अपना 165। तो ये तो इन दोनों के बीच का अंतर है। और ये आया किस पे है, 2015 वाले पे आया है ना। तो बटे में कितना हो जाएगा, 1980 गुना में 100। अब इनको आप काटोगे तो आपका आंसर आएगा 8.33%। तो चलिए देखते हैं 8.33, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल इंजीनियरिंग विषय में सभी वर्षों के दौरान साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या की तुलना में उम्र अवधि के दौरान दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या
कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। तो केमिकल इंजीनियरिंग के पहले आपको देखने हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग में साक्षात्कार हेतु कितने उपस्थित हुए हैं। चलिए देखते हैं पहले केमिकल वाले कहाँ हैं। केमिकल वाले ये रहे, और इनको क्या पूछा गया कि साक्षात्कार के लिए ये उपस्थित हुए हैं, तो इन सबको आपको जोड़ना है। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका आएगा 7251। और आगे क्या पूछा गया था कि सभी वर्षों में केमिकल इंजीनियरिंग विषयों में दाखिला लेने वाले कितने थे। ये दाखिला लेने वाले हैं, तो दाखिला लेने वाले का प्रतिशत पूछा गया था। तो इन सब को जोड़ोगे तो 6661 आएगा। अब क्या करना है आपको परसेंटेज निकालने के लिए 6661 बटे ये जो 7251 थे ये, और गुणा में 100 कर देना है। अब इन सब को आप काटोगे तो आपका आएगा 91.86%। तो चलिए देखते हैं 91.86% कहाँ पे है। 91.86, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में अभियांत्रिकी के सभी 5 विषयों में प्रवेश हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या यानी कि कुल औसत संख्या कितनी है। तो चलिए देखते हैं 2016 में अभियांत्रिकी में साक्षात्कार के लिए। अब ये देखो अभियांत्रिकी विषय ये 2016 रहा। 2016 में 5 विषयों को क्या पूछा गया है कि साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। तो केमिकल वाले ये रहे, सिविल वाले ये रहे, एरोस्पेस वाले ये रहे, पेट्रोलियम वाले ये रहे, और इलेक्ट्रिकल वाले 1260। अब इन सब को आपको क्या करना है प्लस करना है। प्लस करोगे आप तो आपका आएगा 6230। अब औसत निकालने के लिए क्या करना है आपको, ये जितने खाने हैं उनको आपको जोड़ना है 1 2 3 4 और 5। अब आपको क्या करना है 5 से इसको भाग दे देना है, तो आपका आएगा 1246। चलिए देखते हैं 1246 किसमें। 1246, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय में दाखिला हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा 2015 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के बीच में क्या अनुपात है। तो 2014 का तो पेट्रोलियम वाला देखना है और 2015 का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला देखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2014, जितना आपसे पूछा जाए ना सिर्फ आपको उतना ही ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं 2014, और क्या पूछा गया है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के लिए क्या है साक्षात्कार के लिए कितने आए 960। तो चलिए लिखते हैं पहला 960। और फिर क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल में क्या है कि कुल 2015 में दाखिला लेने वाले। तो चलिए देखते हैं दाखिला लिया 1120 ने, तो इसको 1120 लिख देते हैं। जब इनको आप काटोगे तो आपका आएगा 6.7। तो चलिए देखते हैं 6.7 कहाँ पे है। 6:7, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें प्रमुख व्यवहार के रूप में पहचाना गया है।
तो आपको प्रमुख व्यवहार बताने हैं। तो सबसे पहला है पाठ स्पष्टता। तो ये बिल्कुल सही है कि प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ की स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है। तो ए बिल्कुल सही है। तो अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ए 2 में दिया हुआ है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सी और डी तो बिल्कुल ही गलत है। तो ए अगर सही है तो बी भी सही है। अब हमें देखना सिर्फ ये है कि सी और डी में कौन सा सही है। अब देखो, विद्यार्थियों के विचारों एवं सहयोग का प्रयोग और अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता रहना। तो अब सी की अपेक्षा तो क्या है कि डी बहुत ज़्यादा सही है। तो डी हमारा सही है और बी भी हमारा सही है। तो अब देखो ए, बी और डी, तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह अगर हमें क्वेश्चन नहीं भी पता तो हम ऑप्शन वाले जो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ए, बी, डी तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। वैसे तो सभी ये सही है, सी और ई भी सही है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि हमें बेस्ट की तरफ जाना होता है। ये भी सही है कि विद्यार्थियों के विचारों एवं सहयोग का प्रयोग और संरचना बनाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें बेस्ट की तरफ, तो बेस्ट ए, बी और डी बन रहा है। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में प्रभाव की दिशा प्रमुखता एक तरफ होती है। तो परामर्श हम किसी को देंगे तो वो क्या होगा, दो तरफा होगा। शिक्षण भी दो तरफा होता है, मार्गदर्शन भी हम दो तरफा। लेकिन अधिगम क्या होता है, अधिगम यानी कि सीखना हमेशा एक तरफ होता है, क्योंकि हर किसी के जो IQ लेवल है वो अलग अलग है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अधिगम क्या है, एक तरफा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण के निम्नलिखित कौन से स्तर में संप्रेषण प्रक्रिया अति उच्च स्तर पर सक्रिय और अंतरक्रियात्मक होती है। तो उच्च स्तर पे कौन सी होती है, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यानी कि इसको बोलेंगे हिंदी में सविमर्श स्तर। और सबसे अगर लो लेवल पूछा जाए तो वो होता है स्मृति स्तर, और बीच का होता है अवबोध स्तर। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी होने के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रतिपुष्ट निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं बनाता। तो ये बिल्कुल गलत है। प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक बनाता है। तो ये बोल रहा है कि नहीं बनाता, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। ए सही है और दूसरा गलत है, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्लो के अधिक्रम में निम्नलिखित कौन से आवश्यकता बल उच्च स्तरीय अधिगम से संबंधित है। तो मास्लो ने जो 5 अधिगम की आवश्यकता के जो स्तर बताए हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या ये जो दैनिक जीवन की ज़रूरतें, यानी कि जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनके बारे में, यानी कि सबसे पहले इंसान क्या चाहता है, भोजन, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान। फिर वो क्या करता है कि अपनी सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा किससे मिलेगी, यानी कि वो जॉब प्राप्त करना चाहता है। फिर क्या चाहता है, वो स्नेह यानी कि घर बसाना चाहता है। फिर क्या चाहता है कि उसको बाहर सम्मान भी मिले। और फिर लास्ट में क्या आता है कि आत्म सिद्धि, यानी कि वो खुद को सिद्ध कर सके कि वो क्या है। तो अब इसमें क्या पूछा गया है कि सबसे उच्च स्तरीय, तो उच्च स्तरीय होगी सम्मान और आत्म सिद्धि। तो अब देखो सम्मान और आत्म सिद्धि किस में आएगा, आत्म सम्मान की आवश्यकता और आत्म सिद्धि, यानी कि डी और ई। और अगर सबसे जो निम्न स्तर की पूछता तो दैनिक और सुरक्षा आता। तो सबसे उच्च स्तर की पूछी गई है तो डी और ई। अब देखो डी और ई कहाँ पे है, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक विधि क्या होती है। सूची 1 को आपको सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो प्रयोगात्मक विधि होती है कि उपर्युक्त नियंत्रण की स्थिति में आश्रित चर पर निराश्रित चर के हेरफेर के प्रभाव का अध्ययन करना, यानी कि ए का थर्ड। तो ए का 3। कार्योत्तर विधि यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होती है। वर्तमान में व्यक्त साक्ष्यों के आधार पर कारक तत्वों का अन्वेषण करना, यानी कि जो प्रेजेंट में हमारे पास साक्ष्य है उसके आधार पर जो बात बीती हुई थी तो उसका पता लगाना। वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव जो मेथड है वो क्या होता है, तो वो होता है कि किसी विशिष्ट समाज में लोग जिस तरीके से अपना मत और कार्य व्यक्त करते हैं तो उसका विस्तृत वर्णन होता है। नृजातीय विधि क्या होती है। इसमें होता है कि परिघटना की वर्तमान स्थितियों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित अध्ययन। तो चलिए देखते हैं। ए का 3 और बी का 4। ए का 3 बी का 4, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा गला खराब है आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शोध में आश्रित चर का सर्वोत्तम वर्णन करती है। तो यह कारण कार्य संबंध में कारक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यह कारण कार्य संबंध में प्रभाव है, प्रभाव नहीं ये कारक है, तो सेकंड गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि यह वह स्थिति या विशेषता है जिसमें प्रयोगात्मक अध्ययन में हेरफेर किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। यह वह चर है जिसे नियंत्रण में रखा जाता है, तो नियंत्रण में नहीं रखा जाता, स्वतंत्र होता है ये। यह एक प्रकार का अनुक्रिया चर है, तो ये भी नहीं है। ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी यानी कि थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शोध परिस्थिति में जब किसी विशिष्ट सांख्यिकी को स्पष्ट सार्थक घोषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय तर्कसंगत माना जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है और वैकल्पिक जो परिकल्पना है उसको स्वीकार किया जाता है, यानी कि नल हाइपोथेसिस को तो हम रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और बी यानी कि फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला है कि अभिकथन ए क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक शोध में प्रदत्त किसी महत्व का हो, इससे पहले यह प्रमाणिक होना चाहिए, फिर भी प्रमाणिकता का साक्ष्य उसके महत्व को स्थापित नहीं करता, यह परिशुद्ध भी होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब इनके बीच में क्योंकि लगाओ, क्योंकि इसलिए बाहरी आलोचना को प्रदत्त की निरंतर समीक्षा कहा जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए क्या है, इस लाइन को पढ़ के और इसके बाद में भी आप इसलिए लगा सकते हैं। इसलिए क्या है कि ऐतिहासिक शोध, ये लाइन ऊपर वाली पढ़ो तो ये दोनों क्या है एक दूसरे को बिल्कुल कंप्लीट कर रही है, तो ये बिल्कुल इसकी सही व्याख्या है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अभिकथन दे रखे हैं आपको। अभिकथन ए है कि शोध में संयोगिक या आकस्मिकता त्रुटियां प्राप्त परिणामों को सही मान से या क्या है एक या दूसरी दिशा में परिवर्तित करने में कारक होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो व्यवस्थित त्रुटियां शोध में प्राप्त परिणामों को किसी एक विशेष दिशा में परिवर्तित करती है और संयोगिक त्रुटियों
के सापेक्ष शोधकर्ता को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित भी करती है। तो सेकंड भी हमारा राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा संप्रेषण में संज्ञानात्मक विषवरता इसका परिणाम है। तो विषवरता यानी कि बेरुखा किसका परिणाम है? तो अव्यवस्थित परिस्थितियों का है। अब आपको विषवरता का मतलब पता होता तो ये क्वेश्चन सही हो सकता था आपका, और आई होप हुआ भी होगा कि इसका आएगा फोर्थ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण के निम्नलिखित कौन से प्रमुख संप्रेषण अवरोध है, यानी कि इनके जो ऑनलाइन जो शिक्षण है उसमें कौन कौन से बैरियर है ये आपको बताना है। तो क्या टेक्निक यानी कि तकनीक है? तो हाँ जी बिल्कुल है। वैधानिकता कोई भी बैरियर नहीं है। छात्र समुदाय ये भी कोई बैरियर नहीं है। संस्कृति बैरियर है और लिंग बैरियर है। तो ए, डी और ई। चलिए देखते हैं ए, डी और ई। तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है कि अध्यापक द्वारा दिए गए आक्रामक एवं भड़काऊ बयान क्या है, कक्षा में संप्रेषण को शैक्षणिक रूप से प्रभावी बनाते हैं। तो आक्रामक और भड़काऊ भाषण क्या है, शैक्षणिक रूप से प्रभावी नहीं बनाते, और ये बोल रहा है कि बनाते हैं। तो फर्स्ट तो बिल्कुल ही गलत है। चलिए सेकंड देखते हैं कि उचित शब्दों का चयन कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया में विश्वास प्रदान करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो एक गलत है और दूसरा सही है। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मीडिया प्रोडक्शन प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो मीडिया प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है, हम प्लानिंग करते हैं यानी कि योजना बनाते हैं। तो बी हमारा होगा फर्स्ट और ई लास्ट होगा। तो अब देखो बी फर्स्ट है तो हमें पता चल गया कि ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट हो रहे हैं। फिर योजना बनाने के बाद आप क्या करोगे कि विषय वस्तु की तैयारी करोगे। अब देखो बी के बाद में ए, तो राइट आंसर तो हमारा बन रहा है। फिर क्या करेंगे, हम उसकी प्रस्तुति करेंगे, फिर प्रसारण करेंगे और फिर क्या करेंगे, प्रतिपुष्टि विश्लेषण। तो इनको हम सीक्वेंस में लगाएंगे तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है आपको। पहले में तो है संचार के उदाहरण और दूसरे में है संचार के प्रकार। तो ईमेल भेजना क्या होता है, औपचारिक संचार का प्रकार है। और मौखिक अनुदेश, मौखिक क्या होता है, अनौपचारिक। 2 व्यक्तियों के 2 समूह के बीच सूचना का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संव्यवहार कहलाता है। और यातायात संकेत क्या कहलाते हैं, संकेत विज्ञान संबंधी। तो अब आप इसको मिलाओ कि ए का 3, बी का 4, सी का 2, तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 संख्याओं का औसत 32 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या 3 तक बढ़ा दी जाती है तो नई औसत संख्या क्या होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि प्रत्येक में 3 संख्या समान संख्या बढ़ाई गई है तो जो औसत है उसमें भी 3 की वृद्धि होगी। तो 32 है, 32 और 3 35। तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति क्या है, सीधी सड़क पर बिंदु ए से बिंदु बी तक 15 मिनट के लिए क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है। तो कितना चलाता है, 60 किलोमीटर,
और घंटे में मिनट कितनी होती है 60, और चलाता कितनी मिनट है 15 मिनट। इन सब को आप काटोगे तो 60 यानी कि 15 किलोमीटर आ गया हमारा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, और उसके पश्चात क्या करता है 10 मिनट के लिए बिंदु बी से सी तक क्या है 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर चलाता है और प्रति घंटा यानी कि 60 मिनट, और चलाता कितनी मिनट है 10 मिनट, तो गुणा 10। अब आप इनको काटोगे तो आएगा 3 तीनों 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये आपका 15 किलोमीटर ही आएगा। तो दोनों में क्या होगी समान दूरी होगी। ये हमारी काटने में थोड़ी गड़बड़ होगी, 1 0 से 1 0 तो ये 10 का तो 10 है ही, 3 3 9 और ये 2 और ये 5 पे जाएगा, तो ये हमारा 15 किलोमीटर आ गया। तो अगर दोनों में समान दूरी आ गई तो समान दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है 2 गुना 60 गुना 90, क्योंकि एक बार तो वो 60 किलोमीटर गया और एक बार 90, और इसके बटे में आएगा 60 प्लस 90। अब इनको आप ऊपर वालों की गुना करोगे तो 10 800 और नीचे आएगा 150। इन सब को आप काटोगे तो आएगा 72 किलोमीटर। तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी इंग्लिश, भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित में क्रमशः क्या है 55 60 65 70 अंक प्राप्त करता है। यदि इंग्लिश, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित का श्रेय क्या है 2 3 3 और 4 है, तो विद्यार्थियों के औसत अंक क्या होंगे। तो इनका श्रेय 2 3 3 और 4 है, तो 55 को 2 से आपको गुणा करना है, 60 को 3 से, 65 को 3 से, 70 को 4 से। अब इनका मल्टीप्लाई किया तो 55 का दुगना कितना होता है 110, और 60 को 3 से करोगे, सॉरी प्लस आएगा ये, 55 को 2 से किया तो 110, प्लस में 180, 60 को 3 से, 65 को 3 से करोगे तो 195, और 70 को 4 करोगे तो 280। अब इन सब को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद क्या है कि जो नीचे वाले हैं 2 3 3 और 4, इन सब को आपको प्लस करना है। तो प्लस करोगे तो 12 आएगा, ये 765 बटे 12। इन सब को आप काटोगे तो 63.75। अब देखो 63.75 कहाँ है, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। सॉरी आज गला बहुत ख़राब है, सॉरी 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 बजे क्या है 5 बार बजने के लिए क्या है एक घड़ी को 5 सेकंड का समय लगता है, उसको 9 बजे 9 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो अगर 5 बजे वो क्या है कि घड़ी क्या है 5 सेकंड का समय लेती है, तो कितने अंतराल पे वो बजी 4 के अंतराल पे। इसी तरह 9 में से आप 1 माइनस करोगे तो वो कितने अंतराल पे बजेगी 8 के अंतराल पे। अब इनको काटो, 4 दूनी 8 तो 5 दूनी 10, यानी कि वो कितने सेकंड का समय लेगी तो 10 सेकंड का। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 1500 के अंकित मूल्य पर 40% जो क्या है कि छूट के साथ वस्तु की बिक्री करता है, यानी कि यहाँ लिखते हैं 1500 और छूट कितनी देता है वो 40 की। तो वो क्या है कोई चीज़ 60 की बेच रहा है और थी कितने की 100 की। अब इनको काटो आप, तो क्या है कि 900 में वो बेच रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या है कि वस्तु के मूल मूल्य पर वह अभी भी 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है।
तो वो क्या कर रहा है कि 900 पे अब भी 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो 100 पे कितना लाभ ले रहा है वो 20%, यानी कि 120 का। इन सब को आप काटो, 5 आएगा ऊपर, यहाँ 6 आएगा। 6 को अगर आप काटोगे तो यहाँ आएगा 6, 150 पे कटेगा, 150 पंजे 750। तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तर्कशास्त्र के संदर्भ में इस पहाड़ी में धुआं है जो अपरिवर्तनीय रूप से आग से जुड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे उपनय विद्यमान मामले में सार्वभौमिक सहवर्तीता। तो आपको वो सीक्वेंस तो याद ही होगी जो मैंने पिछली वीडियोस में बताई है कि पहले क्या होती है, प्रतिज्ञा होती है, फिर हेतु होता है, फिर उदाहरण होता है, फिर उपनय होता है और फिर क्या होता है, निगमन। तो इस पहाड़ी में धुआं है जो अपरिवर्तनीय रूप से आग से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, 4th नंबर वाला उपनय है। तो उपनय क्या होता है, उपनय विद्यमान मामले में सार्वभौम सहवर्तनीयता, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से अरस्तु के न्याय वाक्य की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो अरस्तु के न्याय वाक्य की पहचान में क्या है, यह निगमनात्मक, आगमनात्मक और रूपात्मक सामग्री है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा है यह केवल निगमनात्मक और आकारिक होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बी सही है, ए गलत है। ए तो एक से हमारा आंसर आ रहा है कि ए गलत है और बी सही है, तो थर्ड आंसर बन रहा है। चलो आगे देखते हैं कि प्रतिज्ञप्ति के साध्य और पक्ष पद दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। यह वाचिक होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। वाचिक रूप अनुमिति का सार नहीं होता, सार होता है ये इसका, तो ये बोल रहा है कि नहीं होता, तो ई भी गलत हो जाएगा। ए, सी और डी, यानी कि थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मध्य पद साध्य पद से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से संबंधित होता है, तो अनुमति क्या कहलाती है? जब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो तो वो कहलाता है अन्वय व्यतिरेकी, और जब ओनली सकारात्मक हो तो वो कहलाता है केवल व्यतिरेकी। तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पूछा गया है, तो अन्वय व्यतिरेकी, तो 4th हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए जो असिद्ध मध्य पद के हेत्वाभास को प्रदर्शित करता है। तो असिद्ध मध्य पद के हेत्वाभास को कौन प्रदर्शित करता है? आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध करता है, विरुद्ध नहीं करता और बाधित भी नहीं करता। ए, बी, सी, यानी कि फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं आपको। कथन ए बोल रहा है कि उपमिति को पद और उसके अर्थ के बीच के संबंध के ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। उपमिति क्या होती है कि पद और उसके अर्थ के बीच के संबंध के ज्ञान को परिभाषित करती है। फिर दूसरा है कि शब्द परिणाम किसी आपत व्यक्ति का कथन होता है तथा यह उसके अर्थ के अवबोध से संबंधित है। तो शब्द क्या होता है? आपत व्यक्ति होता है जिस पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो क्या है, जो शास्त्र है उनका बहुत अच्छा ज्ञाता होता है। तो सेकंड भी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटरों के संबंध में सही है? जो सही है वो आपको बताना है। तो पहला है कि सॉफ्टवेयर को रैम में द्वितीय स्टोरेज में लोड किया जाता है, तो रैम को फर्स्ट में किया जाता है, तो फर्स्ट ही गलत हो गया। दूसरा है कि सॉफ्टवेयर को
द्वितीय स्टोरेज यानी कि रैम में लोड किया जाता है और तत्पश्चात क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर को द्वितीय स्टोरेज में रैम में लोड किया जाता है और तत्पश्चात सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। तो कंप्यूटर के संबंध में जो सेकंड आंसर सही बन रहा है कि सॉफ्टवेयर को क्या है, द्वितीय स्टोरेज में रैम में तो लोड किया जाता है और सीपीयू द्वारा क्या है, क्रियान्वित किया जाता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि स्वयं क्या होता है कि भारत सरकार की एक पहल है, ये बात बिल्कुल सही है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामर्थ्य अनुसार और गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। स्वयं का उद्देश्य किशोरियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, किशोरियों का कोई इसमें जिक्र नहीं है। ये तो ऑनलाइन एक शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया पोर्टल है। तो बी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको क्या है, स्वयं की फुल फॉर्म कमेंट में लिखनी है कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहले आपको बतानी है। कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। तो पहला है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, रैम सहज परिवर्तनीय होती है और इसमें वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़े और प्रोग्राम स्टोरेज किए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो रैम क्या होती है, इसमें ये एक प्रेजेंट टाइम पे ही चलती है। दूसरा है कि रैम एक स्टोरेज माध्यम है जिसमें उसके विषय वस्तु बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने के बाद भी बने रहते हैं। तो ये बात नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बिजली जाते ही ये बंद हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है। चलिए देखते हैं, ए सही और आर गलत। तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है। मिलान में आप देखो कि पहले दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो बाहरी उपकरणों को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम आवंटित करता है। www क्या होता है, ये एक इंटरनेट से चलने वाली एक सेवा है। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। डिवाइस ड्राइव क्या होता है, डिवाइस ड्राइव क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर को नियंत्रित करने में ओएस की सहायता करता है। आईपी क्या होता है, नेटवर्क एड्रेसेस को परिभाषित करता है और इसका प्रयोग पैकेट्स को भेजने के लिए किया जाता है। अब देखो, ए का 3, बी का ए, सी का 2, तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधूरे वाक्य पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं कि वाईफाई क्या है, वायरलेस फिडेलिटी का संक्षिप्त नाम है तथा लेन तथा इंटरनेट से जुड़ने में परिकलन, आगे क्या आएगा, परिकलन मानकों का, यानी कि इसमें आएगा ए, मानकों को सक्षम बनाने हेतु कम दूरी की तरंगों का प्रयोग करने वाले उपकरणों का एक समुच्चय है। तो ए, बी और सी। चलिए देखते हैं ए बी सी, ए बी सी। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स यानी कि पीसीबीएस द्वारा जलीय पर्यावरण का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा घटित हो जाता है? तो पर्यावरण जो जल को प्रदूषित करते हैं वो आपको बताना है। सीवेज बहिस्त्राव बिल्कुल करता है, अपशिष्ट भस्मक ये भी बिल्कुल करते हैं, विषाक्त कचरा ये भी करते हैं, ताप विद्युत संयंत्र करते तो लेकिन इतना नहीं करते जितने ये करते हैं, तो ये नहीं आएगा। परिवहन क्षेत्र ये भी नहीं करते। तो ए, बी और सी, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाभाविक रूप से डीजल वाहनों में हाइड्रोकार्बनों और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। डीजल चालित वाहन स्वाभाविक रूप से पेट्रोल चालित वाहनों की तुलना में ईंधन जो अधिक ईंधन क्षम होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी दी गई ध्वनि की तीव्रता को 2 गुना की वृद्धि होती है तो डेसिबल में ध्वनि के स्तर में कितनी वृद्धि होगी? तो इसकी होगी 3 dB की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत के दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा आउटपुट अथवा ऊष्मा की मात्रा पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसमें सबसे अधिक होता है कोयला सब बिटुमिनस, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीतियां बनाए जाने का सुझाव निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया? तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, या तो ये किया गया था पेरिस समझौता या क्योटो प्रोटोकॉल समझौता, तो इन दोनों में से एक आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद सर्च करके और मुझे कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। हाँ, ए और डी में से है, ये मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है का वर्णन निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में चिकित्सा प्रणाली का। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्थाएं राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड यानी कि NBA के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये आती है तकनीकी संस्थाएं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से किसी उच्च अधिगम संख्या हेतु बाह्य जिम्मेदारी के संसूचक है? तो बाह्य जिम्मेदारी जो जिम्मेदारी है इनके कौन कौन से संसूचक है वो आपको बताने हैं। शिक्षक के व्यावसायिक विकास हेतु प्रावधान ये नहीं होता। पुस्तकालय और तकनीकी संसाधन के उपयोग की पद्धति, तो ये भी नहीं होगा। पाठ्यक्रम का सामाजिक जरूरतों के संगत होना, तो ये बिल्कुल सही है। सार्वजनिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन, ये भी सही है। और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की नियोजन पद्धति, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सी, डी और ई, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विश्वविद्यालय के किस संवैधानिक निकाय के पास अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति है? तो किसके पास है? ये एकेडमिक काउंसिल यानी कि विद्वत जो परिषद है उसके पास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य है, यानी कि जो है परफॉर्मेंस के कौन कौन से उद्देश्य है। चलिए देखते हैं। किसी कर्मचारी को उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का पता लगाने में उसकी सहायता करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। वांछनीय संगठनात्मक आचार के सृजन में सहायता करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नई भूमिकाओं हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित करने के प्रयोजनार्थ लोगों की पहचान में सहायता करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और ठीक से काम करने वालों और ठीक से काम नहीं करने वालों के बीच विभेद करने में सहायता, ऐसी कुछ भी बात इसमें नहीं होती। प्रशिक्षुओं को व्यवस्था की खामियों को समझने में समर्थ बनाना, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो ए बी सी यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। चलिए देखते हैं पैराग्राफ क्या है, आपको खुद पढ़ना है, ये आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हो। और उसके बाद में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि लोगों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंधों की परिणति निम्नलिखित में से किस में होती है, तो फर्स्ट का आएगा सोपानिक ढांचा यानी कि बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समाज में शक्ति संबंधों की प्रवृत्ति होती है, तो कौन सी होती है, कि लोगों द्वारा स्व उपलब्धि को चोट पहुंचाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि समाज में व्यक्तिक शक्ति की हानि का कारण है, क्या कारण है, कि समाज में शक्ति संघर्ष, तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि शक्ति के रूपों के बीच अंतरक्रिया है, तो विशिष्ट रूप से लिंग आधारित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि इस गद्यांश का जोर निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर है, तो सह अस्तित्व के हित में व्यक्तिक शक्ति का जो दोहन है उसका है, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रही तो इसको डिसलाइक करें, और डिसलाइक का कारण ज़रूर बताएं ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।